हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम लोग हमारा लीगल स्टडीज क्लास 12 का लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। मतलब आपको भी एकदम रिलीफ लग रहा होगा क्योंकि हम लोग हमारे लास्ट यूनिट पे हैं। दैट इज यूनिट नंबर 7, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। और इस यूनिट में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ द यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ की हिस्ट्री क्या रही है, आखिर ये इंटरनेशनल लॉ आया कहाँ से। उसके बाद में जो हमने बात की थी वो की थी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की हमने बात कर चुके थे। और इसके बाद में जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक था दैट इज सोर्सेज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। सो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर अप कर ली है। अगर आपने ये सारी चीजों के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके पहले आप इन वीडियोस को देखिए। इसलिए देखिए इन वीडियोस को क्योंकि इंटरनेशनल लॉ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है और अगर आपका एक भी वीडियो मिस हो गया तो अल्टीमेटली नुकसान आपको है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। इंटरनेशनल लॉ वैसे भी आप लोगों के लिए एक बहुत नया टॉपिक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, ये चीज़ें तो ऐसी है कि आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, बट ये कुछ नई चीज़ें हैं। सो ये आप लोगों के लिए भी नया है और कॉम्पिटिटिव में इससे एक दो क्वेश्चंस तो आना ही आना होता है। और एक दो क्वेश्चंस आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, एक दो क्वेश्चंस आपकी कॉलेज डिसाइड करते हैं। तो हमारे लिए दो क्वेश्चंस भी बहुत मैटर करते हैं और एनसीईआरटी लेवल ही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड। सो आपको इस यूनिट को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, क्लास 12 लेवल के लिए भी और क्लैट और अदर कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी। क्लियर है? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिलहाल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, आईएमएफ की बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जनरल होने वाला है। जनरल इन द सेंस ये सिर्फ क्लैट और उस सब के लिए नहीं, एक अगर आप नॉर्मली भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में आ ही जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है। तो बहुत ही जनरल चीजें हैं इसमें जो कि आपके कॉम्पिटिटिव के लिए ओवरऑल इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डिटेल में आपको इन सारी चीजों को पढ़ना है। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में एकदम अच्छे से। ठीक है। द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ सोवरेन नेशंस एंड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल रिलेशन गेव द राइज टू द नोशंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे जैसे आप समझो कि एक समय पे ऐसा था कि जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने पूरे विश्व पे अपना कब्जा बना के रखा था। पूरे विश्व में चाहे एशियन हो, अफ्रीकन हो, उनकी बहुत सारी कॉलोनीज के तौर पे थे जो हमारे जो देश थे लाइक इंडिया और ये जो थे। ठीक है। सो एक समय पे यूरोपियन डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आजादी की मांग उठने लगी तो यहाँ पे जो बात उठी वो सोवरेन नेशन स्टेट की बात उठने लगी कि हम हमारे देश के डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम हमारी सरकार खुद बनाएंगे। ये जो आप लोगों ने हमारे ऊपर सालों साल राज किया है, अब आपका राज हुआ खत्म। तो सोवरेन नेशंस की बात उठने लगी कि वी कैन टेक डिसीजन ऑफ आवर सेल्फ। ठीक है। और हम किसी से बाध्य नहीं है। जब सोवरेन नेशन स्टेट की बात उठने लगी, जब देशों को आजादी मिलने लगी, वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, उसके बाद में लगा कि देखो भैया अब लड़ाई झगड़े में तो कुछ नहीं है। ऑल्दो लड़ाई झगड़े आज भी होते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे युद्ध करेंगे क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह आ गए तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। मतलब पूरा देश छोड़ो, पूरा मतलब एक कहो तो पूरा विश्व एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। सो इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात होने लगी कि देखो भैया कॉपरेट करते अल्टीमेटली इसी में भलाई है। तो हम देखते हैं वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, लीग ऑफ नेशन का आना, लीग ऑफ नेशन का खत्म होना, फिर यूनाइटेड नेशंस का आना, अलग अलग देशों को आजादी मिलना, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक तरीके से एक नया सेगमेंट स्टार्ट होना और फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात आना। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की इन्होंने एकदम नींव रख दी थी। जिसे हम कहें कि एकदम नींव रखना होता है तो इन्होंने एकदम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की नींव रख दी थी। The 19th century saw the commencement of international non-governmental association such as International Law Association in 1873 and the International Committee of Red Cross in 1863। अब बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन, जिसे आप अगर हम यहाँ कहें नॉन गवर्नमेंटल एनजीओज, जैसे हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे एनजीओज वगैरह कहते हैं। ठीक है। सो बहुत ज़्यादा नॉन गवर्नमेंटल चीज़ें आने लग गई क्योंकि अब जब गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही थी तो जो नॉन गवर्नमेंट
नॉन गवर्नमेंटल चीज़ें सामने आने लगी, उन्होंने अपनी अपनी सोसाइटीज़ बनाई, अपने अपने एनजीओज बनाए, और हर चीज़ का अपना अपना एक पर्पस होता था कि हमारा पर्पस ये लेबरों के लिए काम करना है, हमारा पर्पस ये है। तो एक तरीके से नॉन गवर्नमेंटल चीज़ें स्टार्ट होने लगी, क्योंकि जब सरकारें कॉपरेट नहीं कर रही थी तो प्राइवेट इंडिविजुअल साथ में आने लगे, उन्होंने ऐसे कॉपरेट करना स्टार्ट किया। These institutions paved the way for the formation of League of Nations in 1919, which was a प्रेडेसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1945। अब इन इंस्टीट्यूशन से, ये जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन से थे, इनसे कॉपरेशन वगैरह अच्छा हुआ तो लगा लीग ऑफ नेशन होना चाहिए। लीग ऑफ नेशन हुआ, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, क्योंकि जो मेन प्लेयर था दैट इज यूएसए, वो उसका पार्ट नहीं था, तो लीग ऑफ नेशन को ऑटोमेटिकली फेल होना था। लेकिन लीग ऑफ नेशन के बाद में आया यूनाइटेड नेशंस। तो हम एक तरीके से कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के पहले कौन था, लीग ऑफ नेशन था, लेकिन लीग ऑफ नेशन इसलिए फेल हुआ कि जो मेन प्लेयर था वही उसका मेंबर कभी नहीं बना। Then today there are numerous organizations established by intergovernmental agreement and having a large number of social, economic and cultural influence which had facilitated by the यूनाइटेड नेशंस। अब आज के तारीख में क्या कहते हैं, बहुत सारे इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन गए। इंटर गवर्नमेंट मतलब अब सरकार खुद उन ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बन रही है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के तो हैं ही हैं, एनजीओज वगैरह तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बट आजकल गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करने लग गई हैं। और यूनाइटेड नेशंस से इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे सब ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे इन्होंने अपने ऑर्गन्स बना लिए हैं, जिसमें बहुत सारे देश मेंबर है, और ये बहुत अच्छे से अपना फैसिलिटेट कर रही है। ऑल्दो यूनाइटेड नेशंस के अपने ड्रॉबैक हैं, वो नो डाउट वो सभी चीज में है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा उसका पॉजिटिव दिखाना है, तो पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम एक एक करके क्या करेंगे, एक एक करके हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आपको इनका कब बना है और इनका क्या पर्पस है, आपको ये ध्यान रखना है। आप इनके नोट्स भी बना लीजिएगा, ईयर ऑफ द फॉर्मेशन क्या है और कब बना है और कौन सी ट्रीटी से बना है, अगर लाइक ट्रीटीज वगैरह दी है तो। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ सबसे पहले है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। It was first set up post the First World War as a part of Treaty of Versailles in 1919 to achieve a social justice। अब ये कब बना, पहली बार ये बना 1990s में, 1919 में Treaty of Versailles से बना। It was aimed at improving the condition of labor in various countries in world to help and achieve human condition for such laborers by providing for various regulation and agreements on the condition of लेबरर्स। यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर लिखा ही है, तो इससे हम लगा सकते हैं टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेबरर्स के लिए बना था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन था, कॉलोनियलाइजेशन का दौर था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। वर्ल्ड वार में उनको बंधवा मजदूर की तरह यूज़ किया जा रहा था, जो कॉलोनीज के जो लोग थे। ठीक है, सो उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो ये रहा। क्लियर है, चीजें समझ में आई आपको। देन नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम यूनेस्को कहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को। अब ये कब आया, इट वाज फॉर्म्ड इन 1945। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। UNESCO was set up to promote coordination between members, keeping in mind the fact mere economic and political arrangement are not enough to ensure growth and stability in member state। अब इसका मेन पर्पस ये था कि देखो, हम लोग इकोनॉमी और पॉलिटिकल टर्म्स में कॉपरेशन करने की तो बात करते हैं, लेकिन उन सब से नहीं होने वाला है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पूरी वर्ल्ड इंटीग्रेट हो रहा है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, तो हमें एजुकेशन में भी कॉपरेट करना होगा, हमें साइंटिफिक टर्म्स में भी कॉपरेट करना होगा, इवन हम कल्चर को नहीं भूल सकते हैं, हमें कल्चरल टर्म्स में भी कॉपरेट करना होगा। जिन देशों के कल्चर मिल रहे हैं उनको भी आपस में कॉपरेट करना होगा। जब आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, अगर आप लोग ग्रेजुएशन लेवल्स पे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, तो एक कल्चरल कॉपरेशन करके अलग से टॉपिक होता है। तो हम लोग सिर्फ इकोनॉमी या पॉलिटिकल टर्म्स में ही बात नहीं करते हैं, हम लोग कल्चरल टर्म्स में भी बात करते हैं। ठीक है, by promoting cultural, preserving the heritage, sharing knowledge and understanding that are beneficial for the whole of the mankind। यहाँ पे वही है कि कुछ ऐसा करें कि जो पूरे देश विश्व के लिए कल्याण हो, एजुकेशनल सिस्टम ऐसा हो, साइंटिफिक सिस्टम ऐसा हो। यूनेस्को एम्स टू एड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फोस्टर ग्रेटर कॉपरेशन बिटवीन द नेशन। कुछ ऐसा डेवलपमेंट करें कि जो हमारे लिए तो फ्रूटफुल हो ही हो, लेकिन कमिंग फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी फ्रूटफुल हो। कुछ ऐसे डेवलपमेंट की बात की जा रही थी कि हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ
साथ में हमारी जो कमिंग जनरेशंस हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो और कॉपरेशन कुछ इस माध्यम से की जाए। Then World Bank and International Monetary Fund. The World Bank was instituted as a international bank for reconstruction and development, ठीक है, and along with IMF are dubbed as the Bretton Woods twins in 1944. हम इनको ब्रिटेन वुड सिस्टम का ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों बेसिकली आपने भी देखा होगा हम यूजली साथ में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। सो इन्हें हम ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं। दोनों के देखो अपने अपने पर्पस हैं, ठीक है। इनिशियली वर्ल्ड बैंक का ऐसा था कि हम लोग कंट्रीज को लोन देंगे, वो उनका डेवलपमेंट करेंगे, और जो IMF है अगर उसका हम देखें तो वो शॉर्ट टर्म लोन्स देता है ताकि जो कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में उसको शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है अच्छे खासे ब्याज दर पे, अच्छी खासी कंडीशंस पे, और ऐसे करके उसका डेवलपमेंट तो छोड़ो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है, ठीक है। These two sister institutions were started in order to aid economies of various nations which had suffered immense losses and subsequent to the Second World War. The World Banks aid member state by providing loans to the member state for the purpose of development and raises its funds by the way of world's financial market. ठीक है, इन दोनों का काम लोन देने का है। बेसिकली IMF शॉर्ट टर्म लोन देता है फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस, जिस कंट्री का एकदम दिवालिया निकलने वाला है उन कंट्रीज को लोन देता है। बाकायदा कुछ कंडीशंस रखी जाती है, उन कंडीशंस पे लोन दिया जाता है, और वर्ल्ड बैंक अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है। लेकिन देखो इन इंस्टीट्यूशन का एक क्रिटिसिज्म भी, इन इंस्टीट्यूशन का क्रिटिसिज्म ये है कि यूएसए जो डोमिनेटिंग प्लेयर है इन इंस्टीट्यूशन में, यूएसए का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये लोग यूएसए के इशारे पे काम करते हैं, ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स के इशारे पे काम करते हैं। सो यूनाइटेड स्टेट हमेशा इन इंस्टीट्यूशन से वो शर्तें रख पाता है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल हो। लाइक आप अपनी इकोनॉमी ओपन अप कर दो, इकोनॉमी ओपन अप करोगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनी गूगल वगैरह ये जो यूएसए बेस्ड जो फर्म्स हैं ये आके इन्वेस्ट करेंगे और तुम्हारे कंट्रीज में अपना राज कर लेंगी, ठीक है। इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म जिसे हम कहते हैं कि इकोनॉमी पे तुम हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, तो ये यूएसए उस हिसाब से इनको यूज करता है। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। The World Health Organization was formulated in 1948. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बना 1948 में बना to set up an agency that will move towards aiding member state with regard to the health concern. WHO has created a core agency for setting up of norms and standards to be followed with regards to human health and research regarding to the containment of disease as well as assessing worldwide health trends. ये पूरे विश्व में देखते हैं क्या हेल्थ ट्रेंड्स हैं, ठीक है, पूरे स्टैंडर्ड्स बताते हैं कौन सी बीमारी क्या है फलाना क्लासिफाई करना उसको, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, फिर उस हिसाब से सारे देश WHO की गाइडलाइंस पढ़ के अपने हिसाब से कुछ काम करते हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक फोरमोस्ट एजेंसी है वर्ल्ड की जो कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को डील करती है कि किस हिसाब से रिसर्च होना चाहिए, किस हिसाब से अगर कोई बीमारी है तो उसे कंटेन करना चाहिए। ये पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा बताता है, फिर रिसर्च कैसे करनी है उस बारे में बताया जाता है। इट कोऑर्डिनेट्स विद द वेरियस एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज टू फैसिलिटेट ग्रेटर नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इश्यूज इन वेरियस कंट्रीज, ठीक है। ये लोग अलग अलग कंट्री से कोऑर्डिनेट भी करते हैं कि किस हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास जरूरी नहीं है कि पूरा मैन पावर इनके पास में हो, ये अलग अलग कंट्री से कोऑर्डिनेट करते हैं और सारी कंट्रीज के साथ मिलकर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की जाती है। Now these organizations and their counterparts are aimed to promote international cooperation between member states on large number of issues from rights to laborers, redevelopment of countries and economies as well as monitoring health trends across the world. अब हमने जितने इंस्टीट्यूशंस पढ़े इन इंस्टीट्यूशन से हमें ये समझ में आया कि देखो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बन गए, चाहे लेबर का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे इकोनॉमी डेवलप करना हो, ठीक है, चाहे कल्चर लेवल पे कॉपरेशन करना हो, चाहे एजुकेशन लेवल पे, चाहे साइंटिफिक लेवल पे, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने इंटरनेशनल कॉपरेशन करने के लिए ताकि ये सारी चीजें वर्ल्ड में अच्छे से कॉपरेशन हो सके। After the end of Second World War, these institutions have flourished and provided exceptional coordination among various departments of government and non-governmental organizations to fulfill their goals. सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में हम देखते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फ्लरिश मतलब बहुत ज़्यादा बने हैं और इन्होंने एक एक्सेप्शनल कोऑर्डिनेशन किया। देखो हर इंस्टीट्यूशन में अपने ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन फिर भी हम देखें तो कोऑर्डिनेशन एक्सेप्शनल वे में किया। अगर आप वर्ल्ड वार सेकेंड से पहले की बात करो तो चीज़ें इतनी सही नहीं थी इंटरनेशनल एरिना में, लेकिन अब अगर हम लोग
सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में देखें तो चीज़ें बहुत हद तक सही हो गई हैं और यहाँ पे एक्सेप्शनल कोऑर्डिनेशन भी हुआ है। सो ये था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, बेसिकली बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था। आई होप इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो जनरल वीडियो था, आपके कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा हेल्पफुल है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, उसका क्या पर्पस है, आपको देखना है। साथ ही साथ आप लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन सभी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी आपको पढ़ना है। जो इंस्टीट्यूशन इसमें नहीं दिए गए हैं, 2-3 इंस्टीट्यूशन को एज एन होमवर्क आप लोग खुद एक बार बस गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आपको इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए। गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक मेंशन है। साथ ही साथ यहाँ पे NTSC ओलंपियाड, NCERT एग्जाम्पलर है, वन शॉट रिवीजन है। तो सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिल रही हैं, तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे, क्लास 12 पे जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए होंगे वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे, चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से, चाहे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो। क्लास 12 पे जितने सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। जैसे ही आप क्लास 12 लीगल स्टडीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज के वीडियोस मिलेंगे। आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग वीडियोस होंगे और यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में होंगे। इन चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है, आप किसी भी क्लास में जाके किसी भी सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वीडियोस का फॉर्मेट यही होगा, दैट इज चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़िए, और अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशन्स में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।